स्टूडेंट्स, मैं सुधीर जैन, लेक्चरर हितान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज मशीन डिज़ाइन के इस ई लेक्चर में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है जॉइंट्स की, जिसमें हमने पहले भी बात करी। कौन कौन से जॉइंट्स के बारे में बात करी? हमने बात करी क्वार्टर जॉइंट के बारे में, नकल जॉइंट के बारे में, और हम इसी सीरीज़ में आगे बात करने जा रहे हैं वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो दो तरीके के हैं। कुछ टेम्परेरी नेचर के जॉइंट्स हैं, कुछ परमानेंट नेचर के जॉइंट्स हैं। तो टेम्परेरी नेचर के जो जॉइंट्स हमने बात की थी पिछली बार, वो कौन सी बात की थी? क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट के बारे में। आज हम इस परमानेंट नेचर के जॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कौन सा है हमारा स्टूडेंट्स? वेल्डिंग जॉइंट। यहाँ पर हमने वेल्डिंग जॉइंट की एक पिक्चर भी आपको दिखाई है। तो परमानेंट नेचर का जॉइंट स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर हम इसको एक बार फैब्रिकेट कर देते हैं, बना देते हैं, तो बाद में अगर हमें इसे खोलना है, अनलॉक करना है, तो हमें इसे ब्रेक ही करना पड़ेगा और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। जबकि टेम्परेरी नेचर के जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें आसानी से हम अनलॉक कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो जॉइंट्स के बारे में बात करें पहले, ये बिल्कुल बहुत क्रूशियल काम है हमें, क्योंकि हम हमारी पूरी मशीन्स को एक कंप्लीट पार्ट में नहीं बना सकते। हमें उन्हें अलग अलग पार्ट्स में बनाकर ही जॉइंट करना होता है। हमें लीक प्रूफ जॉइंट्स की भी ज़रूरत होती है, और छोटे मशीन पार्ट्स बनाकर हम उन्हें बड़े मशीन पार्ट्स में या बड़े पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए ये हमारा जो जॉइनिंग का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। हमें इन जॉइंट्स के बारे में विशेष रूप से समझना चाहिए। अब हम वेल्डिंग जॉइंट के बारे में बात करें, तो वेल्डिंग जॉइंट हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? या हम वेल्डिंग या वेल्डेड जॉइंट बनाएंगे कैसे? तो बेसिक हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है कि हमें दो सिमिलर मेटल्स, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो अप्रोच है बेसिक वो कौन सी होनी चाहिए कि हमारे जो दो पार्ट्स जिसे हमें जोड़ना है वो सिमिलर हो। सिमिलर होने से क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स? कि दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो सेम होगी। जब हम उसे वेल्डेड जॉइंट बनाएंगे तो हमें उसे हीट देनी पड़ेगी, चाहे बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क हम उसे हीट दें, चाहे हम उसे गैस वेल्डिंग के द्वारा या गैस के द्वारा हीट दें। तो जब हम उसे हीट देते हैं तो उसके पिघलने की दर और उसके जुड़ने की दर, कूल होने की दर, यदि सेम मेटल है तो सेम होगी। यदि वो दो अलग अलग टाइप के मेटल है तो उन दोनों की अलग अलग होगी। अलग अलग मेटल्स को भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, लेकिन कौन से मेटल्स को जोड़ सकते हैं? जिनकी अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो कूलिंग और हीटिंग की रेट में। तो हमारी अप्रोच यहाँ पर यही रहेगी कि जो आप पार्ट्स को जोड़ें वो दोनों पार्ट जो है वो सिमिलर हो, सेम हो, जिससे कि जो हमारा जॉइंट बने वो होमोजीनियस बने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेसिक बात हम बात करें कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपको उसे हीट देनी है। हीट देने से क्या होगा? वहाँ पर टेम्परेचर जनरेट होगा। तो टेम्परेचर जनरेट होने से वो दोनों मेटल जो है वो पिघलेंगे। दो पार्ट जिसे हम जोड़ने जा रहे हैं वो वहाँ पर पिघलेंगे। तो ये जो उनके जोड़ने का प्रोसेस जो है वो विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बिना प्रेशर के भी करते हैं। आर्क वेल्डिंग में जैसे हम दोनों पार्ट्स को पास रख देते हैं और बिल्कुल उसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रोड चल जाता है, और वो इलेक्ट्रोड उस पार्ट को, दोनों को वहाँ से जहाँ जॉइंट बनाना है वहाँ पर उसे जोड़ देता है। तो ये बिल्कुल हमारी बेसिक बात कि हमें क्या करना है, सूटेबल टेम्परेचर तक हीट करना है, और विद और विदाउट, जहाँ पर विदाउट है वहाँ आर्क भी चल रही है, जहाँ पर प्रेशर है वहाँ पर प्रेशर के द्वारा भी उसे जोड़ रहे हैं। फिलर मेटल भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हम बात करें कि ये वेल्डिंग कहाँ पर काम आ रही है। तो ये बेसिकली फैब्रिकेशन में काम आ रही है, जहाँ भी दो पार्ट्स को जोड़ना है वहाँ पर काम आ रही है, और कास्टिंग और फोर्जिंग के अल्टरनेटिव मेथड्स के रूप में ये काम में आती है। और जहाँ पर हमें परमानेंट नेचर के जॉइंट्स बनाने हैं वहाँ पर ये हमारा वेल्डेड जॉइंट हमें बनाना होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम देखें कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है वेल्डेड जॉइंट के। तो बेसिक कंपैरिजन हमारा यहाँ पर, क्योंकि परमानेंट नेचर का जॉइंट है तो रिवेटेड जॉइंट्स के थ्रू रहता है। तो रिवेटेड जॉइंट्स में जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि कवर प्लेट्स लगेगी, हमें वहाँ पर कवर प्लेट जब हम बना देते हैं तो रिवेट बनाने के लिए होल भी करने पड़ते हैं, और हम दूसरा एडिशनल पार्ट जिसे हम कहते हैं रिवेट,
वो हम लाकर लगाते हैं और उसको दोनों साइड से अपर साइड से लॉक करते हैं। तो इससे एडिशनल पार्ट्स लगने से उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। ऐसा काम हम वेल्डिंग में नहीं करते। वेल्डिंग में हम डायरेक्टली एक बीट बना देते हैं, उससे हमारा जॉइंट तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिवेटेड जॉइंट के मुकाबले में हमारी यहाँ पर लोअर कॉस्ट है, क्योंकि वहाँ पर एडिशनल पार्ट्स लगेंगे, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम इसे इजीली और इकोनॉमिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये हमारा लीक प्रूफ जॉइंट होता है। प्रोडक्शन टाइम भी हमें यहाँ पर कम लगाना पड़ता है, होल भी हमें कोई नहीं बनाने पड़ेंगे, और अपीयरेंस भी इसकी अच्छी रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो किसी भी शेप के कंपोनेंट्स को आपस में एडजस्ट करके वेल्डिंग की जा सकती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो देखो, क्योंकि ये स्पेसिफिक बन गया, परमानेंट नेचर का बन गया और स्पेसिफिक मशीन्स हमें काम में लेनी है, तो इसके लिए क्या हो गया कि हाईली स्किल्ड लेबर और हमें सुपरविजन की आवश्यकता होगी। ये ध्यान रखने की बात है। कोई भी अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर जो है वेल्डिंग अगर करेगा तो बीड प्रॉपर नहीं बनेगी और उससे हमारी जो जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आएगी। और इसमें दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है कि इसका जो इंस्पेक्शन है, क्योंकि इसमें कई तरीके के लॉसेज होते हैं, यहाँ पर कई तरीके के अंदर उसमें जब हम वेल्डिंग करते हैं तो पार्ट हमारे डिस्टोर्ट हो सकते हैं, टेम्परेचर अगर अनइवन हो जाए और उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका जो इंस्पेक्शन है वो थोड़ा सा टीडियस होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए वेल्डिंग जॉइंट को बनाना होता है। अब जब हम वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो दो तरीके के बेसिक वेल्डिंग जॉइंट हम बात करते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा लैप जॉइंट होगा और दूसरा हमारा बट जॉइंट होगा। इसके अलावा तीन तरीके के हमारे इसमें और जॉइंट्स हैं, मैं आपको आगे इसी लेक्चर में दिखाऊंगा। लेकिन बेसिकली हमारी जो अप्रोच होगी, जो डिज़ाइन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमारी बेसिक अप्रोच इन्हीं के ऊपर रहेगी। इन्हीं के ऊपर हम फार्मूले डेवलप करेंगे और इन्हीं के फेलियर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहला फिलेट वेल्डेड जॉइंट। फिलेट वेल्डेड जॉइंट या इसे हम लैप जॉइंट भी बोल देते हैं, इसका लैप का ही दूसरा नाम फिलेट वेल्डेड जॉइंट है। हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। तो लैप का मतलब दो प्लेट्स और कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, तब जाकर हम वहाँ पर उन दोनों पार्ट्स को जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट, फिलेट वेल्ड। इसका जब हम एलिवेशन देख रहे हैं तो जहाँ पर दो प्लेट्स को जोड़ा गया है वहाँ पर हमें एक अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसकी अगर मुझे स्ट्रेंथ और बिल्डअप करनी हो तो जैसा कि इस पिक्चर में राइट हैंड साइड में लोअर साइड में आपको नज़र आ रहा होगा, एक तो नॉर्मल, एक दूसरा कॉन्वेक्स। तो बेसिकली कॉन्वेक्स हम क्या करते हैं, उसका रीइंफोर्समेंट कर देते हैं, एडिशनल वेल्डिंग वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा मिल जाए। तो वापस हम ऊपर की तरफ चले तो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। ट्रांसवर्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? जो वेल्डिंग है या वेल्ड लेंथ जो है हमारी स्टूडेंट्स, वो हमारे लोड के परपेंडिकुलर होगी। ये ध्यान रखने की बात है। सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर दिखाई गई है वहाँ पर सिंगल और डबल दोनों तरीके के ट्रांसवर्स वेल्ड आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। और जब हम दूसरी बात करें कि फिलेट वेल्डेड में ही अगर वेल्डिंग जो है वो लोड के पैरेलल हो, तो वो देखो नीचे वाला जो चित्र सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर जो दिखाया गया है वो कौन सा है? डायरेक्शन ऑफ वेल्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग। तो ऊपर और नीचे हम यहाँ पर दो फिगर्स में क्लियर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि एक में तो वेल्डिंग लोड के परपेंडिकुलर है और एक में वेल्डिंग जो है वो लोड के पैरेलल है। तो जब वेल्डिंग लोड के परपेंडिकुलर होगी तो हमारी कौन सी स्ट्रेसेस पिक्चर में आ जाएगी? टेंसाइल स्ट्रेसेस। और जब वेल्डिंग लोड के पैरेलल होगी तो कौन सी स्ट्रेसेस पिक्चर में आ जाएगी? शियर स्ट्रेसेस, क्योंकि शियर स्ट्रेसेस में वो पैरेलली स्लिप करते हैं और ट्रांसवर्स और टेंसाइल स्ट्रेसेस में वो परपेंडिकुलर चलता है तो ब्रेक होते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वेल्डिंग का। अदर वेल्डेड जॉइंट जिसके बारे में हम अगर बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, ये हमें टी जॉइंट नज़र आ रहा है। टी में एक प्लेट हॉरिजॉन्टल है और एक उसके टी की शेप में दूसरी प्लेट परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर लगा दी है। तो टी की शेप बेसिकली जनरेट कर दें
और दोनों साइड में हम यहाँ पर वेल्डिंग कर दें, तो ये भी ओवरलैप टाइप से हो जाता है। कॉर्नर जॉइंट, यहाँ पर कॉर्नर अब आपको बनाना है तो दोनों कॉर्नर्स, दोनों प्लेट के कॉर्नर्स को हम इस तरीके से सेट करते हैं कि इसकी जो लोअर एज है वहाँ पर वेल्डिंग हो जाए और फिर उसके बाद ट्रायंगुलर वेल्डिंग वहाँ पर हो जाती है। इसी तरीके से एज जॉइंट यदि आपको बनाना हो तो हम वेल्डेड प्लेट्स की एज को जॉइंट कर देते हैं। यहाँ पर पिक्चर आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा डायग्राम्स में, तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अब हमने पहले बात की थी किसकी स्टूडेंट्स, लैप जॉइंट की या फिलेट जॉइंट की। अब हम बात करें बट जॉइंट के बारे में, तो देखो बट जॉइंट में दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रख दी जाती है और उसके बाद उस पर वेल्डिंग की जाती है। ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं होगी, बिल्कुल पास पास रखी हुई होगी वो। तो यहाँ पर देखो अब बट वेल्ड है और कौन सा है, फिलेट वेल्ड है। किस तरीके से है कि यहाँ पर लोड और वेल्डिंग की लेंथ जो है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रही है। तो जो प्लेट की मेरी लेंथ होगी स्टूडेंट्स, वो ही प्लेट की जो विड्थ होगी वो ही मेरी पूरी की पूरी वेल्डिंग की लेंथ के बराबर होगी। यहाँ पर ये देखो आपको नजर आ रही होगी, हमने यहाँ पर देखो P टेंसाइल फोर्स ऑन वेल्ड्स मान रखा है, H थ्रॉट ऑफ बट वेल्ड हमने मान रखा है। तो बट वेल्डिंग के केस में थ्रॉट, लेग ऑफ द वेल्ड, साइज ऑफ द प्लेट या थिकनेस, ये सब चीजें सेम रहती है। तो हमने H थ्रॉट ऑफ बट वेल्ड यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है आपको। L लेंथ ऑफ वेल्ड, ये यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ वेल्ड दिखा दिया है। सिग्मा T टेंसाइल फोर्स ऑफ वेल्ड, सिग्मा T टेंसाइल फोर्स का पिक्चर में आया क्योंकि वेल्डिंग की जो लेंथ है और जो लोड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर हमारा बट वेल्डिंग के केस में टेंसाइल फोर्स पिक्चर में आएगा। और अगर एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट को भी अगर हम कंसीडर करें तो ये हमने एफिशिएंसी मान रखी है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया या फोर्स और लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो यहाँ पर अब हमें ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका बेसिकली किसका एरिया कैलकुलेट होगा, जो वेल्डिंग की लेंथ आप यहाँ पर बना रहे हैं। तो वेल्डिंग की लेंथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि हमें यहाँ पर इसकी एक तो थिकनेस नजर आ रही है और ऊपर हम प्लान में देखें तो लेंथ नजर आ रही है। तो एरिया हो जाएगा हमारा H मल्टीप्लाइड बाई L। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, लोड हमने यहाँ पर शुरुआत में ही P बता रखा है आपको, तो स्ट्रेस P अपॉन H इंटू L। और टेंसाइल अगर मैं इसको कह दूं तो सिग्मा T इज इक्वल टू P अपॉन T इंटू L। ये T और H यहाँ पर इस केस में बराबर होंगे, ये हमें समझने की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल बेसिक बात है। बट वेल्ड, यहाँ पर हम बट वेल्ड के केस में ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर दो प्लेट्स अलग अलग ले लें। अलग अलग लेने का मतलब ये जो H आपको नजर आ रही है यहाँ पर H1 प्लस H2 हो जाए, दोनों साइड, उधर दूसरी साइड में भी H1 प्लस H2 हो जाए, 4 प्लेट्स हो जाएगी बेसिकली। तो यहाँ पर जो थिकनेस है इसकी ये H1 प्लस H2 आ जाएगी और इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। तो ये बेसिक हमारी बात हो जाएगी बट वेल्ड के बारे में। अब हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड के बारे में। पैरेलल फिलेट वेल्ड हमने बताया था कि वेल्डिंग की लेंथ और लोड दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। आगे हमारे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम फिलेट वेल्ड और पैरेलल फिलेट वेल्ड दोनों के ऊपर एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हमें इसके बारे में आइडिया लग जाएगा कि ये जो वेल्डिंग है किस तरीके से हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर साइज ऑफ वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय लेग लेंथ। तो लेग लेंथ या प्लेट की थिकनेस ये यहाँ पर दोनों की दोनों हमने यहाँ पर बताई है और बराबर है। यहाँ पर H से हमने इसको शो किया है। लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने की बात है कि ये देखो वेल्डिंग जो है वो ट्रायंगुलर सेक्शन के रूप में हो रही है। तो इसका मतलब ये जो थिकनेस है ये डायरेक्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। इसकी जगह हमने यहाँ पर देखो एक साइड व्यू बनाया है यहाँ पर इस वेल्डिंग का लेंथ का। तो देखो यहाँ पर T को हमने मान लिया है थ्रॉट, इसको हमने कहा है मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेल्ड लोकेटेड एट 45 डिग्री टू द लेग डायमेंशन। बेसिकली ये इसकी ये वाली डायमेंशन है जिसे हम कहते हैं मिनिमम क्रॉस सेक्शन।
ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा तो सेक्शन बढ़ जाएगा, इधर की तरफ जाऊंगा तो भी मेरा सेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। चाहे तो मैं प्लेट के परपेंडिकुलर चला जाऊं चाहे प्लेट के पैरेलल चला जाऊं, दोनों डायरेक्शन में मेरा जो सेक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे कहाँ पर सेक्शन देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्कुल बीच में जहाँ पर इसकी मिनिमम थिकनेस है, तो इसे हमने थ्रॉट थिकनेस कहा है। तो यहाँ पर ये जो T है और H है, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो H हमने कहा था लेग ऑफ द वेल्ड, साइज ऑफ द वेल्ड, तो ये थिकनेस ऑफ द प्लेट, ये सब चीजें यहाँ पर सेम रहती है। जो थ्रॉट थिकनेस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस T की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ H जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे किस तरीके से आ जाता है, एक ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में हमारा बेस जो है वो भी H है और परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो भी H है। तो हमें एक इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है, इसको T को हमें कैलकुलेट करना है, ट्रायंगुलर को, पैटर्न को। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है H cos 45 या H sin 45। तो cos 45 sin 45 की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन जाती है मेरी 0.707। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हम बात करें कौन सी स्ट्रेस पिक्चर में आएगी, क्योंकि लोड और वेल्डिंग की लेंथ पैरेलल है तो शियर स्ट्रेस पिक्चर में आएगी। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एरिया हमारा हो जाएगा T मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द वेल्ड। T की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 0.707 H। तो हमारी स्ट्रेस आ जाएगी टॉ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन 0.707 H इंटू L। ये तो हमने बात की सिंगल वेल्डिंग के बारे में। और अगर टू वेल्ड हो, इसका मतलब क्या हो गया, एक इधर है और एक पीछे की साइड में, दोनों साइड में वेल्डिंग हमने यहाँ पर परफॉर्म की। तो जब टू वेल्ड होगी तो उस केस में हमारा फार्मूला, इसको हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली एरिया हमारा डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू 0.707 का मतलब हो गया 1.414। अब स्टूडेंट्स जब हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज को आपको बताते हैं, तो 15 mm हम ऐड करते हैं। जो आंसर हमारा आता है उसमें 15 mm इज टू बी एडेड टू द लेंथ ऑफ द वेल्ड फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। क्यों? क्योंकि जब हम चालू करते हैं तो यहाँ पर इस कॉर्नर से पहले होता है, और जब हम कंप्लीट करते हैं तो भी आखिरी कॉर्नर के पीछे तक वो वेल्डिंग चले जाती है, प्लेट तक। हमें उसे बाद में क्लियर भी कर, लेकिन टोटल जो वेल्ड लेंथ है हमारी उसको हमको 15 mm उसमें ऐड करके आपको बताना होगा। आंसर जब आप इसमें यहाँ पर लिखेंगे तो ये ध्यान रखना होगा। ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जो हमने बेसिक बात की थी उसका वापस से हमने यहाँ पर एनालिसिस आपको बताया है। तो देखो ये H वही है, लेंथ ऑफ साइज ऑफ द वेल्ड, और T को हमने यहाँ पर फिर से थ्रॉट साइज बताया है, उसकी थ्रॉट थिकनेस बताया है, और हाइट H, और इसकी जो वेल्डिंग की जो लेंथ है उसका जो बेस है ये भी H रहेगा यहाँ पर। और वेल्डिंग की लेंथ यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, प्लेट की हमारी जो विड्थ है उसके बराबर आ रही है पूरी की पूरी L। तो और वेल्डिंग दोनों साइड में की है, अपर भी की है, लोअर भी की है, और लोड के परपेंडिकुलर हो रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया, कौन सी स्ट्रेस आ जाएगी स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस पिक्चर में आ जाएगी। वही फिर से फार्मूला बना दिया जाएगा, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स वापस से, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो अब क्या बात होगी, एरिया कैलकुलेट किया जाएगा। तो एरिया वापस से क्या हो जाएगा, मिनिमम क्रॉस सेक्शन T मल्टीप्लाइड बाई L। T को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, H cos 45 या 0.707 H। तो एक वेल्ड होगी तो सिग्मा T इज इक्वल टू P अपॉन 0.707 H इंटू L। और अगर टू वेल्ड होगी दोनों साइड में, अपर साइड और लोअर साइड, तो उस केस में हम कर देंगे 1.414। बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एरिया को आपको इंक्रीज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान रखने की बात कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो पिक्चर में आएगी, जब ये पैरेलल होता है तो शियर स्ट्रेस आपके यहाँ पर पिक्चर में आती है। तो ये बेसिक बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी कि हम दो तरीके से इस सिस्टम को काम में ले रहे हैं। एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के केस में काम आ रहा है, एक शियर स्ट्रेस के केस में काम आ रहा है। तो दोनों तरीके की चीजें यहाँ पर हमारे पिक्चर में आ रही है। तो अब इन सारी बातों को करने के साथ साथ हम जब इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। कॉम्बिनेशन किस तरीके से कि
जहाँ पर वेल्डिंग की लेंथ पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। ये हम आगे के हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देखेंगे, जहाँ पर हम इस कॉम्बिनेशन को लेते हुए से डील करेंगे। और इन सब चीज़ों के अलावा एग्जाम में जो आपको इस वेल्डिंग से रिलेटेड पूछा जाता है परीक्षा में, वो वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में पूछा जाता है। तो इसको अगर मैं बात करूं तो ये जो वेल्डिंग सिंबल्स हैं ये पिछले कई सालों में बहुत बार आए हुए हैं। जैसे 2019 में आया है, 2013 में आया है, 14 में आया है, स्पेशल 2016 में आया है। तो ये बेसिक वेल्ड सिंबल्स जनरली 5 नंबर में आते हैं। तो मिनिमम आपको 5 सिंबल्स तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन 5 नंबर का है तो आप 5 से ज़्यादा 8-10 बनाएंगे। कभी कभी वो कह देता है कि 8 सिंबल भी बनाओ, पिछले कई सालों में उसने ऐसे भी कहा है कि 8 सिंबल बनाओ, 6 सिंबल बनाओ। तो जो आपको ध्यान रखने की बात है, जितना वो कह रहा है उतना तो बनाना ही। ये मैंने मिनिमम जो बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए हैं। आप अपनी बुक को रेफर करते हुए यहाँ पर सिंबल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे बुक्स में, तो उन सबको काम में आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं बात करूँ अगर 2018 के पेपर की, तो 2018 के पेपर में जो सवाल आया था वो आया था आपको, जो पीछे हमने बात की डेरिवेशंस की, तो वो 2 डेरिवेशंस उसने वहाँ पर आपको करवाए हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेल्ड और स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड। तो दोनों के डेरिवेशन उसने वहाँ पर आपको करवाए, एग्जाम में पूछे गए। तो ये दोनों चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से भी आपको इसको डील करना है। तो स्टूडेंट्स देखें वेल्डिंग सिंबल्स किस तरीके से है। तो जब हम वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जैसे हमने कहा बट वेल्ड बिटवीन प्लेट्स विद रेज्ड एजेस। तो जो बट वेल्ड है बेसिक तो वही रहेगा कि दोनों कॉर्नर्स हो जाएंगे, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं वो रेज किए हुए हैं, चित्र में आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो उसका सिंबल भी 2 प्लेट है, लेकिन वो प्लेट रेज्ड की हुई है। तो जिस तरीके से जो सिस्टम काम में आ रहा है उसी को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर जो सिंबल है ये ऊपर से आपको ओपन दिखाए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर से इसको फ्लैट या एक आर्क के रूप में भी आप इसे बंद कर सकते हैं। दूसरा जो सिंबल हमने यहाँ पर दिखाया स्क्वायर बट वेल्ड, तो स्क्वायर की शेप में 2 लाइनें स्क्वायर के रूप में दिखाई है। इधर इलस्ट्रेशन में किस तरीके से स्क्वायर बट वेल्ड होगा वो दिखाया है, और वो 2 लाइनों के ऊपर आपको आर्क बनाकर बंद किया जा सकता है। सिंगल वी बट वेल्ड, तो सिंगल वी एक वी के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। बेवल दिखाया गया है, तो बेवल में एक जो एज है वो तो परपेंडिकुलर है और एक ट्रायंगुलर शेप में आ रही है। सिंगल वी बट वेल्ड, तो ये इस तरीके से हमने एक एक जो जिस तरीके से आपकी वेल्डिंग आपको बनानी है उसी तरीके से सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे फिलेट वेल्ड दिखाया है, तो फिलेट वेल्ड हमने वहाँ पीछे दिखाया था चित्र में, क्या था, एक ट्रायंगुलर पैटर्न था। तो उसका जो सिंबल है वो भी आपको यहाँ पर ट्रायंगल की शेप में ही दिखाया गया है। तो ये इस तरीके के सारे जो सिंबल्स हैं वो आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे, और आपको इन्हें एग्जाम में याद भी करना है और टेबल की फॉर्म में इसे बनाकर ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की बेसिक वेल्डिंग के बारे में। अब हमारा एक जो इसमें विशेष जो चीज़ आपकी रह गई इस लेक्चर में, जो चीज़ छूट रही है स्टूडेंट्स, वो छूट रही है स्पेशल केसेस ऑफ फिलेट वेल्डेड जॉइंट्स। तो ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हुए इसको डील करेंगे, सारे के सारे स्पेशल केसेस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के रूप में आपको वो भी पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक वेल्डिंग के बारे में आपको ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर समझ में आई होगी, और आगे जब हम इसे न्यूमेरिकल के रूप में ट्रांसफर करेंगे तो ये चीज़ें और हमारे को क्लियर होगी। ओके।